चैप्टर 61 रहने दो। एक सुनसान सड़क पर 3 लाशें गिरी हुई थी। एक आदमी अपना हाथ पकड़कर वाहन खड़ा था। उससे कुछ दूरी पर एक लड़का हाथ में गन लेकर उन लाशों को ध्यान से देख रहा था। वहीं पर एक थार गाड़ी के पास एक लड़का अपने पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा था। जब उस पुलिस वाले ने सुना कि गोली शौर्य ने मारी थी तो वह शौर्य की ओर देखने लगा। शौर्य ने अपनी पॉकेट से हाथ निकाला और ऊपर कर दिया। उसके दोनों हाथ खाली थे। इस बात पर शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, ऑफिसर, आप देख सकते हैं कि मेरे पास कोई बंदूक नहीं है, तो क्या मैं अपनी उंगली से गोली चलाऊंगा? अभी मैंने भी देखा कि 4 गोलियां चली और इन चारों को लगी, पर मैं मां कसम कहता हूं कि वो मैंने नहीं चलाई। तभी शौर्य ने अपने हाथ नीचे किए और वह आगे बढ़ते हुए उस पुलिस वाले के पास आया और उससे हाथ मिलाते हुए बोला, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई है। ये लोग मुझे किडनैप करके कहीं लेकर जाने वाले थे। क्या अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस आदमी से कुछ सवाल पूछूं? उस पुलिस वाले ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। बस ये बात याद रखिए कि ये अब गुनाहगार है क्योंकि इन्होंने कानून तोड़ा है और इनमें से 3 की मौत भी हो चुकी है, तो ये केस बड़ा भी हो सकता है। शौर्य ने परमिशन मिलते ही बाकी बातों को अनसुना कर दिया और उस आदमी के पास गया और उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया। कुछ ही देर में शौर्य ने उसके दिमाग से सारी जानकारी सिस्टम की मदद से कॉपी कर ली। फिर उसने उस आदमी को देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे कौन किडनैप करवाना चाह रहा था? उस आदमी ने शौर्य को गुस्से से देखा और कहा, मैं तुम्हें अब कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगला सवाल, तुम मुझे कहाँ लेकर जाने वाले थे? भूल जाओ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगला सवाल, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही बता दो। बच्चे, मुझसे बात उगलवाना इतना आसान नहीं है। तभी शौर्य उस पुलिस वाले को देखते हुए बोला, सर, ये तो मुझे कुछ भी नहीं बता रहा, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। जब शौर्य ये बात बोल रहा था तो उसके आंखों और चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। पुलिसवाला शौर्य को देखकर मन ही मन उसकी मासूमियत पर हंस रहा था। फिर वह बोला, वो क्या है न, ऐसे लोगों की जुबान ऐसे नहीं खुलती, इन्हें तुम्हें पुलिसवालों के तरीके से पूछना चाहिए। बस उसने इतना कहा ही था कि शौर्य ने अपनी जेब से उसका पेन निकाला और जहां उस आदमी को गोली लगी थी वहीं पर घुसेड़ दिया। वह आदमी दर्द में बिलख उठा। ये सीन देखकर पुलिसवाला दौड़कर शौर्य के पास आया और बोला, अरे वो पेन निकलो उसके हाथ से, तुम ऐसा नहीं कर सकते। शौर्य ने उस पेन को उसके हाथ से झटके से निकाल दिया और पुलिसवाले को बोला, सॉरी सर, मुझे लगा आप इसी तरह के टॉर्चर की बात कर रहे थे। तभी वह पुलिस वाला उस आदमी को देख रहा था और ऐसे ही बोला, रहने दो। शौर्य ने ये बात सुनते ही उस आदमी के हाथ में फिर से पेन घुसेड़ दिया। पेन अंदर जाते ही वह आदमी फिर दर्द की वजह से चिल्लाने लगा। जब उस पुलिसवाले ने ये देखा तो उसने अपना सिर पीट लिया और आगे जाकर झटके से उस पेन को बाहर निकाल लिया। पेन बाहर निकालने से वह आदमी फिर दर्द में चीखने लगा। उस आदमी को अपनी बदनसीबी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शौर्य अब एकदम डरते हुए पीछे हुआ और बोला, आई एम सॉरी सर, जब अपने मुझे बोला रहने दो तो मैंने सोचा कि आप उस पेन को अंदर रखने की बात कर रहे थे, तो मैंने फिर से। इतना कहकर शौर्य ने अपना सिर नीचे झुका लिया। शौर्य ने सारी जानकारी पहले ही हासिल की थी, पर वह अभी टाइम पास कर रहा था। पुलिस वाले ने शौर्य को देखा और कुछ नहीं कहा और अपना सिर नामे हिलाकर उस आदमी को देखा जो अभी दर्द की वजह से अपने घुटनों पर बैठा था। उस पुलिस वाले ने कंट्रोल रूम फोन करके सिचुएशन की जानकारी दी और कुछ पुलिस वालों को बुला लिया।
ये केस 3 लोगों की मौत की वजह से बहुत हाई प्रोफाइल बन चुकी थी। कुछ ही देर में पुलिस की ढेर सारी गाड़ियां आ गई थी। आज कमिश्नर भी वहां पर आ गया था। वह पुलिसवाला आगे बढ़ा और एक सैल्यूट मारकर बोला, एसीपी विराज अग्निहोत्री रिपोर्टिंग सर। कमिश्नर ने रिटर्न में सैल्यूट किया और उन लाशों को देखने लगा। जब आखिर में उसने शौर्य को देखा तो वह हैरानी से शौर्य के पास आया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शौर्य ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था तो इन लोगों ने मुझे रोककर किडनैप करने की कोशिश की। उस वक्त आपके ऑफिसर ने इन्हें इंटरसेप्ट किया और मुझे बचा लिया। मैंने इन्हें बहुत पूछा कि वे लोग कौन हैं जो मुझे किडनैप करवाना चाहते हैं, पर उन्होंने नहीं बताया। अब आप ही मुझे इनसे पूछकर बता सकते हैं। मैं बेचारा, मेरी किसके साथ इतनी बड़ी दुश्मनी हो सकती है कि वो मुझे किडनैप करने की कोशिश करे? जब कमिश्नर ने शौर्य की सारी बात सुनी और जब उसने उसकी आखिरी लाइन अपने दिमाग में दोहराई तो वह खुद गिरते गिरते बच गया। कमिश्नर मन में बोला, तू और बेचारा, तूने दुष्यंत जैसे आदमी को अपने घुटने पे लाया है और कई क्रिमिनल्स को खत्म किया है। तू कहां से बेचारा हो गया? शौर्य तभी उसे बोला, सर मुझे लगता है कि आप इस बात का इन्वेस्टिगेशन करके मुझे उन लोगों का नाम बता देंगे तो मैं आपकी आज्ञा से यहाँ से चलता हूँ। इतना कहकर शौर्य अपनी गाड़ी में बैठ गया। तभी विराज दौड़ते हुए आया और उसकी गाड़ी में बैठ गया और बोला, दोस्त, आज मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इस बात पर तुम्हें मुझे मदद करनी पड़ेगी। शौर्य ने उस पुलिसवाले को सवालिया नजरों से देख और बोला, वो तो आपकी ड्यूटी थी, वैसे आपको किस बात की मदद चाहिए? विराज अपना सिर खोजते हुए बोला, मेरे रिलेटिव्स इस शहर में रहते हैं, मैंने सुना है, तो मेरे दादाजी ने मुझे उनके यहाँ पर रहने का इंतजाम किया है। शौर्य ने भी अपना सिर हिलाया और बोला, ओह, तो ऐसी बात है, चलो फिर मैं तुम्हें वहां पर लेकर चलता हूँ। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? विराज ने अपना सिर पिता और बोला, मैं भूल ही गया कि मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया है। मेरा नाम विराज अग्निहोत्री है और मैं अग्निहोत्री मैंशन जाना चाहता हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? शौर्य ने उसकी बात सुनी और उसका सिर चकराने लगा। फिर उसने अपनी गर्दन झटकी और उसकी ओर देखकर बोला, मेरा नाम शौर्य है। उसके बाद उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और सीधा अग्निहोत्री मैंशन के लिए निकल गए। रस्ते में विराज ने बताया कि वह महाराष्ट्र की अग्निहोत्री फैमिली से था और ये उसकी पहली पोस्टिंग थी जो द्वारिका में हुई थी। कुछ देर में गाड़ी अग्निहोत्री मैंशन पहुंची और शौर्य ने गाड़ी सीधा मैंशन के गेट के अंदर इंटर कर दी। गाड़ी से उतरते ही एक नौकर दौड़ते हुए आया और बोला, छोटे मालिक, बड़े मालिक आपको मिलना चाहते हैं। शौर्य ने एकदम कड़क आवाज में कहा, ठीक है, मैं उधर ही आ रहा हूं। फिलहाल तुम इनका सामान गेस्ट रूम में रखवा दो, ये इस परिवार के सदस्य हैं जो महाराष्ट्र से आए हैं। शौर्य की बात मानकर नौकर विराज का सारा सामान लेकर वहां से चला गया। दूसरी तरफ विराज शौर्य को हैरानी से देखने लगा और बोला, क्या तुम भी इस परिवार के सदस्य हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? शौर्य मुस्कुराया और बोला, बड़े भाई, मैं इस परिवार को अपना नहीं मानता, लेकिन वे लोग मुझे जबरदस्ती अपना मानते हैं। मेरा एक ही रिश्तेदार इस परिवार में था जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसे छोड़ो और चलो मेरे साथ। आपको बाकी बातें धीरे धीरे समझ आ जाएंगी। इतना कहकर शौर्य विराज को अंदर लेकर गया। चैप्टर 62 कराची कनेक्शन। अग्निहोत्री मैंशन में शौर्य और विराज पहुंच चुके थे। शौर्य विराज को दादाजी के पास ले गया और बड़ी ही बेरुखी से बोला, ये विराज अग्निहोत्री है जो महाराष्ट्र के अग्निहोत्री परिवार से यहाँ आए हैं। इन्हें आपके भाई ने यहाँ पर भेजा है।
विराज ने तुरंत झुककर दादाजी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। तभी दादाजी विराज को मुस्कुराकर उठाते हुए बोले, मुझे तुम पर नाज है। तुमने बड़े भाई का सपना जो पूरा किया है, एक आईपीएस अधिकारी बनकर। अब से तुम यहीं पर रहना। ये परिवार भी तुम्हारा ही है। इतना कहकर दादाजी शौर्य को देखकर बोले, शौर्य, मुझे तुमसे विराज को लाने के लिए ही कहना था, लेकिन सुबह तुम्हारा फोन लग नहीं रहा था। जब सिया वापस आई तो वह बोली कि तुम शोरूम गए हो, लेकिन संयोग की बात यह है कि विराज तुम्हारे साथ ही आया है। शौर्य ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और वह वहां से चला गया। तभी विराज बड़ी ही उत्सुकता के साथ दादाजी से बोला, दादाजी, ये शौर्य ऐसा क्यों है? वो कह रहा था कि वो इस परिवार को अब अपना नहीं मानता। विराज की बात सुनकर दादाजी का चेहरा उतर गया और कहा, मेरे परिवार जैसा कामनसीब परिवार इस दुनिया में कहीं नहीं है, और इसके माँ बाप जैसे लोग तो तुम्हें इस पूरे संसार में नहीं मिलेंगे। शौर्य मेरे दूसरे बेटे का बेटा है, पर शौर्य को जन्म से ही उसके माता पिता ने नहीं अपनाया, तो उसके दादी ने उसे अपने बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन इस परिवार ने उसे कभी अपनाया नहीं। उसे हर मोड़ पर जलील किया, यहाँ तक कि मैंने भी उसे कभी अपनाया नहीं था। पिछले महीने जब वह एक हादसे से वापस आया, तभी से उसने भी हमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन अब सारा परिवार उसे अपनाना चाहता है। यहाँ तक कि उसके माँ बाप अब उसके लिए आंसू बहाते हैं। पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। जब विराज ने शौर्य की कहानी सुनी तो उसे भी बहुत बुरा लगा और वह भी चुप हो गया। कुछ देर बाद इधर उधर की बातें दादाजी को बताकर विराज वहां से अपने कमरे की ओर चला गया। इधर शौर्य बाहर आ गया था और उसने ढेर सारी आइसक्रीम अपने साथ लाई थी। अपने कमरे में लौटकर शौर्य ने सिस्टम को बाहर बुलाया और बोला, मुझे उन लोगों के अड्डे का ठिकाना बता दो, मैं आज ही उनके पास जाना चाहूंगा। सिस्टम ने सारी आइसक्रीम को देखा और बोली, होस्ट, उसका अड्डा आपको अहमदाबाद में मिलेगा। मैंने उसकी लोकेशन आपके मोबाइल पर भेज दी है। बाकी का काम तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। इतना कहकर सिस्टम उन आइसक्रीम के डिब्बों पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ी और उसे खाने लगी। इधर शौर्य को अपने तलवार की याद आई तो उसने उसे बुलाने के लिए आवाहन किया। दूसरी तरफ एक बड़े से क्लब में एक बेहद सुंदर और सेक्सी लड़की बार में बैठकर कई सारे आदमियों के साथ शराब पी रही थी। उसे तो कोई नशा नहीं हो रहा था, मगर उसके आसपास के सारे आदमी उसकी सुंदरता और उसके फिगर के पीछे नशे में झूम रहे थे। उनकी आंखें लाल हो राखी थी और उनके चेहरे सफेद हो चुके थे। तभी वह औरत बड़बड़ाई, इनमें लाइफ एसेंस तो है ही नहीं, ये मेरे किसी काम के नहीं हैं। अगली बार मैं ऐसी जगह जाऊंगी जहां ढेर सारे जवान लड़के होंगे। तभी उसके दिमाग में उसे बुलावे की घंटी सुनाई दी। वह अपने जगह पर खड़ी हुई और हवा में गायब हो गई। ये देखकर सारे आदमी अचानक होश में आए और घबराकर इधर उधर भागने लगे। हर कोई भूत भूत चिल्ला रहा था। सारे बार में अफरा तफरी मच चुकी थी। इधर शौर्य के सामने रक्त सम्राज्ञी खड़ी थी। उसे देखते ही शौर्य के दिल की धड़कनें रुक सी गई, लेकिन उसने अपना सिर झटका और वह उससे बोला, तो मैडम का बाहर घूमना और मजे करने का काम हो चुका हो, तो अब हम जरा काम की बात करते हैं। इतना कहकर शौर्य ने अपनी तलवार को शरीर में धारण किया और वह वहां से चला गया। बाहर आकर उसने अपनी लैम्बोर्गिनी निकाली और उसे पूरी रफ्तार से अहमदाबाद की ओर दौड़ाने लगा। अहमदाबाद हाईवे बहुत ही अच्छे से बनाया गया था, जिस वजह से शौर्य कुछ ही समय में अहमदाबाद पहुंच चुका था। सिस्टम ने बताए लोकेशन पर जब शौर्य पहुंचा तब रात के 9 बज रहे थे। वह एक पुराने से दिखने वाले एक खंडहर में पहुंच गया था।
यहाँ पर उसने देखा कि खंडहर के बाहर कोई नहीं था, मगर अंदर की तरफ बहुत सारे लोग मौजूद थे। उनकी संख्या लगभग 100 से भी ज्यादा थी। शौर्य ने अपनी तलवार हस्त में पकड़ी और उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान फैल गई। फ्लैशबैक। शौर्य ने जब सारी जानकारी उस आदमी के दिमाग से निकाली तो उसे पता चला कि उसे मारने की कोशिश करने वाले कोई और नहीं, कराची में बसे एक आतंकवादी गिरोह के लोग थे। इस गिरोह का नाम लश्कर-ए-जुनैद था और कश्मीर और पूरे भारत में होने वाले आतंकवादी हमलों के पीछे इसी का हाथ था। मारे गए सारे आतंकवादी पाकिस्तान से भारत में आए थे। इसीलिए शौर्य जब उसे पूछ रहा था तो उसके मन में उस आदमी के लिए जरा सी भी दया नहीं थी। फ्लैशबैक एंड। शौर्य ने इतने सारे लोगों को सामने देखा तो उसका खून खौल उठा और वह बहुत ज्यादा उत्तेजित हो उठा। युद्ध के देवता का वारिस पापियों को मारने के लिए आज वाहन पहुंचा था। शौर्य ने अपनी तलवार को हवा में उठाया और जोर से चिल्लाया, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। उसकी आवाज पूरे खंडहर में गूंज गई और आसमान में बदल छा गए। हवाएं तेजी से चलने लगी, तभी शौर्य की आभा बदल गई। उसके शरीर के आसपास लाल रंग की बिजलियां चमक रही थी। उन बिजलियों के आपस में टकराने की वजह से एक छनकार निकल रही थी, मानो स्वयं महादेव का डमरू बज रहा हो। शौर्य ने लंबी छलांग मारी और वह सीधा हवा में उड़ गया। अगले ही पल वह उस खंडहर के अंदरूनी हिस्से में उन आतंकवादियों के सामने था। आतंकवादी कुछ समझ पाते उससे पहले ही शौर्य ने उन पर हमला कर दिया था। शौर्य इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि आतंकवादियों के कुछ करने से पहले ही उनके शरीर काटे जा रहे थे। शौर्य हर उस आतंकवादी को गाजर मूली की तरह काट रहा था। कुछ ही देर में पूरा खंडहर खून से रंग चुका था और हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें थी। उस पूरे बेस पर कोई भी जीवित नहीं बचा था। उसके बाद शौर्य ने कोने में लगे सैटेलाइट कैमरे को देखा और बोला, मैं जल्द ही कराची आ रहा हूं। इतना कहने के बाद उसने वह कैमरा तोड़ दिया। शौर्य ने सारे आतंकवादियों को मारने के बाद खुद को शांत किया और अपने आप को देखा। वह खून में नहाया हुआ लग रहा था। ये सारा खून उन आतंकवादियों के था। उसने उसके बाद पूरा गोदाम छान मारा और वहां से ढेर सारे आधुनिक हथियार बरामद किए और उन्हें अपनी रिंग में रख दिया। उसके बाद उसने वहीं पर पड़े हुए RDX को लिया और उसी से एक सिंपल बॉम्ब सिस्टम के मदद से बना दिया और उसे वहां लगाकर बाहर आ गया। बाहर आते ही शौर्य ने अपने हाथ का डेटोनेटर दबा दिया और एक क्लिक की आवाज के बाद बहुत बड़ा धमाका सुनाई दिया। पूरा खंडहर वहां से गायब हो गया। शौर्य तुरंत ही अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। चैप्टर 63 रॉ चीफ का न्योता। शौर्य उस आतंकवादी बेस को उड़ाकर वापस द्वारिका लौट आया। जब वह वापस आया तो बहुत रात हो चुकी थी। दूसरी तरफ जब शौर्य उस खंडहर से निकला तो दूर एक छोटे से कमरे में से कुछ लोग इस घटना को देख रहे थे। उनमें से एक ने एक छोटा सा ड्रोन निकाला और सारी वारदात को ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड करने लगा। ये सारी घटना आर्मी हेडक्वार्टर में बैठकर कई उच्च अधिकारी लाइव देख रहे थे। उन सभी ने अपनी आंखों से देखा कि शौर्य कैसे उन आतंकवादियों को गाजर मूली की तरह काटे जा रहा था। ये दृश्य बहुत खतरनाक था। यहाँ तक कि जंग में शामिल हुए लोग भी इसे देखकर डर गए थे। कुछ सिविल डिपार्टमेंट वालों ने तो उल्टी कर दी थी। सारी वारदात को अपने नकों देखने के बाद उनमें से एक आदमी बोला, देखा तुम लोगों ने, ये लड़का वन मैन आर्मी है। मैं चाहता हूं कि इसे जल्द से जल्द हमें बुला लेना चाहिए हमारी यूनिट ज्वाइन करने के लिए। ये मराठा लिए इन्फेंट्री के चीफ जनरल भोसले थे। उनके सामने राजपूताना राइफल्स के चीफ और स्पेशल फोर्सेस के चीफ भी बैठे थे।
तभी मेजर जनरल पांडे बोले, ऐसा नहीं हो सकता, वह सिर्फ मेरी यूनिट ज्वाइन करेगा। उसे सबसे पहले मैंने ढूंढा है। तभी स्पेशल फोर्सेस के चीफ बोले, ये लड़का मैं लेकर जा रहा हूं। इसे मैं सीधा एंट्री दूंगा स्पेशल फोर्स में। तभी एक ऑफिसर बोला, तुम पैरा स्पेशल फोर्स वाले हमेशा अपनी दादागिरी दिखाते हो। ऐसा नहीं चलेगा, मैं उसे राष्ट्रीय राइफल्स के लिए चुनूंगा। तभी एक उम्रदराज आदमी बोला, पहले ये पता करो कि वह लड़का तुम्हारे पास आएगा भी या नहीं। उसके बर्ताव से तो लगता है कि वह अपनी मर्जी का मालिक है। तभी जनरल पांडे बोले, चीफ आप उस बात की चिंता न करें। वह सच्चा देशभक्त है। उसने हमारे आर्मी के लिए वह पावरफुल दवा बनाने का वादा किया है। उस दवा के रिजल्ट्स तो अपने खुद देखे हैं। और तो और उसने हर महीने 1000 बोतल मुफ्त देने का वादा किया है। चीफ ने जनरल पांडे की बात सुनी और बोले, ये बात तो सही है, पर उसे कंट्रोल करने की ताकत आप में से किस में है? तभी सभी सीनियर ऑफिशियल्स ने अपना सिर नमे हिला दिया। तभी चीफ बोले, ऐसा करते हैं, उसे पहले बेसिक ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट करो और फिर उसे मेरे R&AW यानी रॉ के अंडर कमीशन कर दो। इससे दो बातें होंगी, हमें उसे कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा और वह अपना मिशन भी सही से कर लेगा। जब सभी ने ये सुना तो सभी लोग चुप हो गए, पर हर कोई मन ही मन में चीफ को गालियां दे रहा था। सीधे सीधे बोलो न कि उसे आप अपने डिपार्टमेंट में लेना चाहते हैं। ये बुढ़ा आज भी उतना ही खूंसट है। ये थे इंडियन रॉ के चीफ आदित्य जामवाल। उन्हें इंडिया का टाइगर कहा जाता है। उन्होंने अकेले पूरे दुश्मन देशों के नाक में दम कर रखा था। दुश्मनों की बड़ी बड़ी साजिशें उन्होंने अपने दम पर नाकाम कर दी थी। ऐसे आदमी से पंगा लेना किसी भी सीनियर ऑफिशियल के लिए अच्छी बात नहीं थी। चीफ सभी के चेहरे देखकर समझ गए, पर फिर भी उन्होंने बेशर्म से कहा, मैं कल ही उससे खुद मिलूंगा और उसकी एक टेस्ट लूंगा, और अगर वह उसमें पास होता है तो उसे सीधा पैरा स्पेशल फोर्स में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। उसके बाद मैं उसे डेपुटेशन पर अपने विंग में ले लूंगा। तभी एक सीनियर अधिकारी बोला, चीफ क्या आपको लगता है उसे किसी ट्रेनिंग की जरूरत है? मुझे तो लगता है कि हमें उसे हमारे स्पेशल फोर्सेस को ट्रेनिंग देने भेजना होगा। ये बात सुनकर चीफ भी कुछ सोचने लगे और बोले, ठीक है, जब मैं उसे जांचूंगा तब हम तय करेंगे कि उसका रोल क्या होगा। इतना कहकर मीटिंग खत्म कर दी गई और हर कोई वहां से चला गया। दरअसल बात ये थी कि पिछले कई दिनों से रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग इस अड्डे पर नजर रखे हुए थे और उन्हें आज पता चला था कि वे आज शौर्य को किडनैप करके उस खंडहर पर लाने वाले थे। लेकिन उन्होंने देखा कि शाम तक जो लोग उसे उठाने गए थे कोई भी वापस नहीं आया, लेकिन रात के घने अंधेरे में एक लड़का उस खंडहर में घुस गया था। इस बात को समझकर उन्होंने तुरंत अपने सीनियर्स को खबर भेजी थी, इसलिए आज ये इमरजेंसी मीटिंग आर्मी हेडक्वार्टर्स में बुलाई गई थी। उसके बाद क्या हुआ ये तो अब सभी को पता चला है। दूसरे दिन सुबह शौर्य अपनी साधना के लिए घर से बाहर निकला और एक पब्लिक पार्क में पहुंचा तो उसने देखा आज यहाँ पर कुछ नए चेहरे हैं जिन्हें वह बिल्कुल नहीं जानता। लेकिन हर आदमी यहाँ पर अलर्ट मोड पर था, मानो वो लोग किसी को प्रोटेक्ट करने आए हो। शौर्य ने इसे एक बार देखा और इग्नोर कर दिया। वह अपनी हमेशा की जगह आकर शांति से घास पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके अपनी कॉस्मिक एनर्जी और कुंडलिनी ऊर्जा को एकत्रित करने लगा। जब वह ऐसा कर रहा था तो उसके आसपास की घास तेजी से बढ़ रही थी और खुशी से नाचने लगी थी। इसके बाद शौर्य ने कॉस्मिक लिक्विड को बॉडी में सर्कुलेट किया और अपने साधना मंत्र दोहराने लगा। उसके मुंह से निकला हर मंत्र इस सृष्टि के सीक्रेट्स को बयां कर रहा था।
उसके साथ हवा में एक कंपन पैदा हो रहा था। शौर्य से कुछ दूरी पर एक बूढ़ा आदमी उसे ध्यान से निहार रहा था। उस बूढ़े ने शौर्य के आसपास की एनर्जी को महसूस किया और बोला, ये इतनी कम उम्र में साधना कर रहा है, इसने ये कहाँ से सीखा होगा? आगे जाकर ये किस स्तर पर पहुंचेगा? क्या अब भी मैं इसकी टेस्ट लूं? क्या मेरी टेस्ट इसे चैलेंजिंग भी लगेगी? इतना सोचकर वह बूढ़ा आदमी वहीं पर निराशा से बैठा रहा। दूसरी तरफ शौर्य ने साधना करने के बाद आज अपनी युद्धकला का अभ्यास करने के लिए एक लकड़ी निकाली। वह लकड़ी एकदम भाले जैसी थी। शौर्य ने उसे अपने हाथ में उठाया और उसे अपने भाले के स्टेंस में खड़े होकर पकड़ा। इस वक्त अगर कोई उसे देखे तो लगेगा कि वह लकड़ी उसके शरीर का हिस्सा बन चुकी है। ये चीज उस बूढ़े ने भी देखी। शौर्य उस लकड़ी को पकड़कर हवा में उछल गया। उसकी छलांग इतनी ऊंची थी कि कोई हाई जंप का खिलाड़ी भी इतनी ऊंची छलांग नहीं मार सकता। उसके बाद शौर्य ने हवा में कलाबाज खाकर उस भाले को चलाना शुरू किया। उसका हर एक बार घातक था और हर एक बार से तेज ध्वनि निकल रही थी। शौर्य अपने युद्धकला की प्रैक्टिस करने के बाद सामने वाले बेंच पर बैठ गया और उस बूढ़े की ओर देखकर बोला, देश के रॉ चीफ को इंतजार करवाना मुझे पसंद नहीं। बोलिए दादाजी, क्या कहना चाहते हैं आप? जब चीफ ने शौर्य की बात सुनी तो वह हैरान हो गया। फिर अपने आप को संभालते हुए वह बोले, काश मेरा पोता भी तुम्हारी तरह होता तो मैं पूरी दुनिया से दुश्मनी लेने के बाद भी पीछे नहीं हटता। उनकी आवाज में एक दर्द था, पर शौर्य तो शौर्य था। मुझे आपका पोता बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या बोलते हो, क्या मुझे आपका पोता बनाएंगे? चीफ इस बात को सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम तो मुझसे भी एक कदम आगे निकले। तो मैं सीधे बात पर आता हूँ, तो तुम क्या सोचते हो, कब से ज्वाइन कर रहे हो विंग को? आप कहो तो अभी कर लूंगा दादाजी, पर पहले मैं आपसे एक मदद चाहता हूँ। चैप्टर 64 दी ब्रो कोड। आज की सुबह पब्लिक पार्क में थोड़ी तनावपूर्ण थी। आज यहाँ पर कुछ ज्यादा ही लोग मौजूद थे, और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि आज खुद रॉ चीफ शौर्य से मिलने आए थे। शौर्य ने रॉ ज्वाइन करने के लिए हाँ तो करी थी, पर उसने एक मदद मांगी थी। चीफ शौर्य की बात सुनकर बोले, बोलो तुम्हें क्या मदद चाहिए, मैं वो हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, मुझे एक बार कराची जाना है। अगर आप मेरी ये मुराद पूरी करेंगे तो मैं आपके बाकी के सारे मिशन अकेले निपटा दूंगा। बस इतना ही तुम चाहते हो न? वो तो मैं तुम्हारे ज्वाइनिंग के तुरंत बाद करवाऊंगा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम आने वाली SSB सिलेक्शन एग्जाम दो और इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो जाओ। एक बार तुम सीधे रास्ते अंदर आ गए तो बाकी के काम अपने आप आसान हो जाएंगे। तभी शौर्य बोला, लेकिन एग्जाम तो अगले हफ्ते शुरू होने वाली है और मैंने इसमें खुद को रजिस्टर नहीं किया है। तभी चीफ ने शौर्य के हाथ में एक हॉल टिकट थमा दिया और बोले, मैं तुम्हारे लिए इतनी अरेंजमेंट करवा सकता हूँ। शौर्य ने उस हॉल टिकट को अपने हाथ में लिया और मुस्कुराकर बोला, दादाजी आप तो जादूगर हो। चीफ भी इस बात पर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे जितना बड़ा तो नहीं, पर छोटी मोटी ट्रिक्स कर लेता हूँ। चीफ फिर शौर्य को सवालिया नजर से देखकर पूछा, वैसे एक बात बताओ, तुमने अपनी साधना कहाँ से सीखी है? चीफ का ये सवाल सुनकर शौर्य चौंक गया और जवाब देने के बजाय सवाल करते हुए बोला, क्या आप किसी साधक से पहले मिल चुके हैं? चीफ ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोले, हाँ मैं उनसे पहले मिल चुका हूँ। ज्यादातर साधक हिमालय की पहाड़ियों में रहते हैं और अपनी साधना करते हैं। मैं जब सियाचिन में पोस्टेड था तब मेरी मुलाकात एक असली साधक से ही थी। वह इंसान 100 किलोमीटर तक क्लियरली देख और सुन सकता था। साथ ही वह खुद को हवा से हल्का बना सकता था और बर्फ पर बिना अपने पैरों के निशान छोड़े चल सकता था।
जब ये शौर्य ने सुना तो वह सोचने लगा, लगता है हिमालय के पहाड़ों में आज भी आध्यात्मिक ऊर्जा मौजूद है, इसीलिए वहां पर साधक साधना कर पा रहे होंगे। लेकिन इनकी बात सुनकर तो लगता है कि ये साधक सिर्फ अनाहत या विशुद्ध चक्र तक ही पहुंचा होगा। कुछ सोचने के बाद शौर्य बोला, अगर आपको ये पता है कि मैं एक साधक हूं तो आगे मुझे आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अगले हफ्ते ये एग्जाम क्लियर कर लूंगा, लेकिन आगे की प्रोसेस को आपको मेरे लिए आसान करना पड़ेगा। चीफ ने शौर्य की बात सुनी और वे खुश होकर बोले, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। उसके बाद चीफ ने शौर्य से इधर उधर की बातें की और फिर वहां से चले गए। शौर्य भी अपने घर पहुंच गया तो देखा कि विराज सुबह सुबह अभी और विशाल को एक्सरसाइज करवा रहा था और वो दोनों बेमन से उसे कर रहे थे। वहीं पर सिया गार्डन के चक्कर लगा रही थी। जब विराज की नजर शौर्य पर पड़ी तो उसने देखा कि शौर्य अभी अभी अपना व्यायाम करके वापस आ चुका था। विराज ने फिर शौर्य के पास जाकर उसे एक बड़ी सी झप्पी दी और बोला, और छोटे भाई तुम तो बड़े ही डिसिप्लिन निकले, तुम मेरे भाई हो जिसे खुद कुछ आतंकवादी पकड़ने आए थे। जब शौर्य ने ये सुना तो वह हैरानी से विराज को देखकर बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि वे लोग आतंकवादी थे? इस बात पर विराज शौर्य के कान के पास गया और बोला, वेलकम अबोर्ड ब्रो, तो चीफ के साथ मुलाकात कैसे रही? इस बार शौर्य सारी बातें समझ गया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे चीफ की जितनी तारीफ कार्य उतनी कम है। लगता है उन्होंने तुम्हें जानबूझकर मेरे पास भेजा था। मुझे लगता है ये जुनैद के साथ वाले इंसिडेंट के बाद हुआ है। हाँ 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 लिटिल ब्रो, यू अरे वेरी स्मार्ट, और तो और तुम कमाल की एक्टिंग करते हो। कल की तुम्हारी मासूमियत देखकर तो पहले मुझे भी यकीन हो गया था कि गोली तुमने नहीं चलाई होगी। शौर्य सिर्फ लाचारी से मुस्कुराया और कुछ नहीं बोल पाया। उसके लापरवाही के वजह से रॉ के ऑफिसर उसके घर तक पहुंचे थे। वो तो आज सुबह शौर्य ने चीफ को देखने के बाद सिस्टम से सारी जानकारी ली, वरना वह आज भी गाफिल रह जाता। फिर शौर्य ने विराज से बाकी चीजों के बारे में पूछा। विराज ने भी शौर्य को सारी बातें खुलकर बता दी। जब उन दोनों को खुसर फुसर करते हुए सिया ने देखा तो वह उनके पास आई और बोली, आप दोनों कुछ सीक्रेट बात कर रहे हो क्या? ये सुनकर शौर्य चौंक गया और तपाक से बोला, वो शनाया से हम मिलने जाने वाले थे। ये सुनकर सिया ने अपना मुंह बना लिया और बोली, मैं अभी आर्या को फोन करके तुम्हारे बारे में बता दूंगी। तभी विराज बोला, अरे छुटकी, तू भी कैसी बात कर रही है? शौर्य मुझे वहां पर एक केस की छानबीन करने ले जा रहा है। ये बात सुनकर सिया ने शौर्य को घुरकर देखा और इशारे से बोली, बेटा उस औरत से दूर रहना वरना आर्या से कहकर तुम्हारा पत्ता साफ करवा दूंगी। जब वह ऐसे इशारे कर रही थी तो वह बहुत क्यूट लग रही थी। तो शौर्य ने उसके गोल मटोल गाल पकड़े और उन्हें खींच लिया और वहां से भाग गया। इधर अभी और विशाल जलन के मारे अपना मुंह बना रहे थे, मगर उन्हें शौर्य ने पूरी तरह इग्नोर किया था। कुछ देर बाद सभी लोग अपने अपने काम पर निकल गए। आज विराज भी अपने ड्यूटी पर रिपोर्ट करने जाने वाला था। उसने शौर्य के साथ जाने का फैसला किया। जब शौर्य पार्किंग में पहुंचा तो देखा कि विराज उसके थार के सामने खड़ा रहकर वेट कर रहा था। शौर्य ने उसे देखा तो पाया कि विराज आज उसके पुलिस यूनिफॉर्म में खड़ा था। उसके कंधे पर राजमुद्रा लगी हुई थी, जो कि 4 शहरों की प्रतिमा थी। उसकी कमर में पिस्तौल थी। वह इस यूनिफॉर्म में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। शौर्य ने अपना मोबाइल निकाला और उसकी एक तस्वीर खींच ली और बोला, आज के बाद अगर मुझे तंग करे तो उन्हें बोलूंगा कि मेरा बड़ा भाई पुलिस में है। विराज इस बात पर हंस दिया और तीनों गाड़ी में बैठकर चले गए।
दोपहर को जब कॉलेज छूटा तो शौर्य पहले अपने शोरूम चला गया। उसने वहां पर काम का जायजा लिया और फिर वहां से निकल गया। तभी उसे विराज का कॉल आता है और वह उससे मिलने उसके पुलिस स्टेशन के पास वाले कैफे में चला जाता है। जैसे ही शौर्य अंदर एंटर करता है तो उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ती है और वह वहीं पर खड़े रहकर उसे देखने लगता है। जब उस लड़की को एहसास होता है कि शौर्य उसे घूर रहा है तो वह गुस्से से उसे देखने वाली होती है, पर तभी शौर्य उसके पीछे बैठे विराज की ओर हाथ करता है और बोलता है, भाई आप यहाँ बैठे हैं और मैं आपके सामने खड़ा हूं पर आप मुझे देख नहीं रहे थे। इतना कहकर शौर्य उस लड़की को बगल देकर विराज के पास आ जाता है। विराज भी उसे अपने पास बैठने के लिए बोलते हुए बैठाता है। ये एक ब्रो कोड था जो हर लड़का इस्तेमाल करता है। शौर्य ने ऐसी मासूम खूबसूरती पहली बार देखी थी, लेकिन आगे जो उसने विराज के मुंह से सुना वह हैरान हो गया। चैप्टर 65 हनी फंसी ट्रैप में। शौर्य कैफे में विराज के साथ बैठा था। आज उसने कैफे में आते ही एक लड़की को देखा था और उसको घूरने की वजह से वह लगभग फंस जाता, पर उसका ब्रो कोड काम आया। शौर्य के सामने विराज अपने सिविल ड्रेस में बैठा था क्योंकि आज उसे आते ही एक नया मिशन मिला था। ये मिशन पाकिस्तान के ISI से जुड़ा था। जब शौर्य वहां पहुंचा तो देखा कि विराज एकदम सीरियस होकर बैठा था, तो शौर्य ने उसे पूछा, क्या बात है भाई, किसी लड़की का चक्कर है क्या, इतना सीरियस होकर बैठे हो? ये सुनकर विराज ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और बोला, हाँ एक लड़की का चक्कर है, वो भी उसी लड़की का जिसे तुम अभी घुरकर आ रहे हो। जब शौर्य ने ये सुना तो वो बोला, तो क्या उसे पटाने का इरादा है क्या? इस बात पर विराज सीरियस होकर बोला, ऐसी खूबसूरत लड़की आपके जिंदगी में आ जाए तो आपकी लाइफ खुशी से भर जाएगी, मगर ये लड़की आएगी तो सिर्फ बम फूटेंगे और तबाही मचेगी। शौर्य ने जब ये सुना तो उसके भी कान खड़े हो गए कर उसने पूछा, इसके बाप की बम की फैक्ट्री है क्या? नहीं, वह खुद एक बम है, वो भी चलता फिरता। वह एक ISI एजेंट है। उसे वे लोग हनी बुलाते हैं। ये एक हनी ट्रैप एक्सपर्ट है। इसने पिछले साल हमारे एक केंद्रीय मंत्री को फंसाकर उनसे आतंकवादियों के लिए बहुत सारी मदद करवाई थी और इसी के वजह से आज भी पूरे भारत में आतंकवादियों के बेस हमारे आंखों के सामने बने हैं, पर हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, विराज ने आगे बताते हुए कहा और एक फाइल शौर्य के सामने रख दी। शौर्य ने फाइल को हाथ में लेकर अपनी आंखों से एक ही झलक में पढ़ लिया। फिर उसने सिस्टम से कहकर उस लड़की की बाकी की सारी जानकारी निकाल ली। शौर्य ने उस फाइल को विराज को लौटाते हुए कहा, इसका नाम आलिया है, इसका जन्म इस्लामाबाद के एक मिलिट्री फैमिली में हुआ था। उसे 15 साल की उम्र से हनी ट्रैप की ट्रेनिंग दी जा रही थी। जब उसकी शारीरिक बनावट एक 20 साल के लड़की जितनी हुई तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई गई और उसे और भी खूबसूरत बनाया गया। फिर वह 2 साल पहले भारत में एक नकली आइडेंटिटी के साथ आई। यहाँ वह एक लोकल पॉलिटिशियन की बेटी बनकर रह रही थी और इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल सर्कल में घुस गई और उसने उस मंत्री को फंसा लिया। उस मंत्री के सहायता से इसने कई सारी राजसी परिवारों की लावारिस जमीनों को अपने नाम करवा लिया। सभी को दिखाने के लिए उसने एक रियल एस्टेट कंपनी खोली, मगर वह उसकी आड़ में आतंकवादियों को बेस बनाकर देती है। क्या इतनी जानकारी काफी है इसके बारे में? शौर्य की बात सुनकर विराज चकरा गया और बोला, अब ये भी बता दो कि उसने ये अड्डे कहाँ-कहाँ बनाए हैं। शौर्य मुस्कुराया और बोला, बस इतनी सी बात तो ठीक है, जरा वेट करो, मैं तुम्हें वो भी बता देता हूँ। तभी वह लड़की कैफे से बाहर आ गई और अंडरग्राउंड पार्किंग में चली गई।
उसके पीछे शौर्य विराज को लेकर आ गया। आते ही शौर्य ने न आव देखा न ताव और अपनी बंदूक जो कि उसके हाथ में अचानक आई थी उससे एक गोली सीधा उस लड़की के पैर में मार दी। एक जोरदार गोली की आवाज सभी को सुनाई दी और सभी लोग पार्किंग की ओर दौड़कर आए, पर उन्हें सामने कुछ नहीं दिखा। इस वक्त गोली चलाने के बाद शौर्य ने एक छलांग में उस लड़की के पास जाकर उसे उठा लिया और अपनी गाड़ी में डाल दिया, साथ ही में उसे बेहोश भी कर दिया था। जब सब लोग नीचे आए तो विराज अपनी गन को साफ कर रहा था और वह लापरवाही से बोला, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू ऑल, इट वाज जस्ट मिसफायर। फिर उसने अपनी आइडेंटिटी वहां के स्टाफ को दिखा दी। कुछ ही देर में शौर्य वहां पर अपनी गाड़ी लेकर आ गया और विराज को अंदर बिठाकर बाहर निकल गया। विराज जो बाहर बहुत रिलैक्स लग रहा था, अंदर आते ही बहुत सीरियस होकर बोला, तुमने अपनी गन कहाँ से निकाली? और तुम पागल हो गए हो क्या कि इसे सीधे गोली मार दी? इस बात पर शौर्य बेपरवाही से बोला, शुक्र मनाओ कि मैंने उसकी खोपड़ी नहीं उड़ाई। अब चलो कुछ काम किया जाए। इतना कहकर शौर्य अपनी गाड़ी शोरूम पर लेकर आ गया। उसने उस लड़की को उतारा और अंदर लेकर आ गया। इस वक्त विराज और शौर्य उस लड़की को एक कुर्सी पर बिठाकर उसके सामने खड़े थे। शौर्य ने सबसे पहले उसके सिर पर हाथ रखकर सारी जानकारी इकट्ठा कर ली, फिर उसने उस लड़की के मुंह पर पानी मार दिया। जैसे ही वह लड़की होश में आई तो उसके सामने शौर्य और विराज खड़े थे। शौर्य ने उस लड़की को देखकर कहा, और हनी कैसी हो? मेरी मेहमान नवाजी तुम्हें पसंद तो आई न, या फिर कुछ और भी तुम्हें चाहिए? उस लड़की ने शौर्य को देखा और अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरे पीछे इस देश का सबसे बड़ा मंत्री खड़ा है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस बात को सुनकर शौर्य हंसते हुए बोला, पागल औरत, जरा अपने चारों ओर देख लेना। इस वक्त तू मेरे जगह पर बैठी हुई है। अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूं, फिर भी मैं तुम्हारी इस परफेक्ट खूबसूरती के लिए तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूं। तो हनी या फिर कहूं आलिया अयूब खान, क्या आप हमें अब सब सच सच बताएंगी ताकि हम आपको कम तकलीफ दे और हमारा काम भी आसान हो जाए? ये बात सुनकर आलिया सकते में आ गई और बोली, तुम दोनों अभी बच्चे हो, मुझसे जानकारी उगलवाना इतना आसान नहीं है। तुम मुझे मार भी डालो तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तभी शौर्य एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, ओह तो ये बात है, चलो फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर ही देता हूं, पर उससे पहले एक बात सुनकर तो जाओ। इतना कहकर शौर्य ने सारे छुपे हुए बेस और उनके सेफ हाउस के ठिकाने आलिया को सुनाए। जैसे जैसे शौर्य बोलते जा रहा था, आलिया की आंखें बड़ी बड़ी हो रही थी। आलिया ने जब सारी बात सुनी तो उसने हैरानी से पूछा, तुम्हें ये जानकारी कैसे मिली? तभी शौर्य ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, तू सस्पेंस में ही मर, तुम्हें एक्सप्लेन करने का टाइम मेरे पास नहीं है। इतना कहकर शौर्य उसके माथे में छेद कर दिया। विराज जो कुछ कहना चाहता था वो अपना मुंह खोल ही नहीं पाया। उस लड़की को मरने के बाद शौर्य मुस्कुराया और बोला, अगर आपका दुश्मन सामने हो और वह ज्यादा फड़फड़ा रहा हो तो उसे खत्म कर दो। इससे दो बातें होती है, एक, आप आने वाले समय में इस दुश्मन की वजह से फंसते नहीं हो, दूसरी, तुम्हें नए दुश्मन पर ध्यान देने का समय मिलता है। विराज जो अभी तक चुप था वह बोल पड़ा, अब हम वह इन्फॉर्मेशन कैसे वैलिड करेंगे? मुझे बस ऑर्डर मिले थे कि इस पर सिर्फ नजर रखो और उसका पीछा करके लोकेशंस को ट्रैक करना है, लेकिन अब तुमने इसे उड़ा दिया तो हम अब ऊपर क्या जवाब देंगे? शौर्य विराज को देखकर मुस्कुराया और आंख मार दी। तभी टिंग की आवाज से विराज के मोबाइल पर एक मैसेज आया। जब विराज ने मैसेज देखा तो वह हैरान रह गया। उसमें सारी जानकारी एकदम सीरियल के हिसाब से लगाई गई थी।
इसमें उन स्लीपर सेल्स की जानकारी भी थी जो अभी एक्टिव नहीं थे, साथ ही साथ बाकी एक्टिव एजेंट्स की लोकेशन और जानकारी थी। शौर्य ने फिर विराज को देखा और कहा, विराज भाई, अब इसके आगे तुम जो भी देखोगे उसके बारे में किसी को नहीं बताओगे और इसमें आपकी भलाई है। इतना कहकर शौर्य ने हाथ लहराया और एक काले रंग की लपट उसके हाथ में आ गई। शौर्य ने उसे उस लड़की के ऊपर फेंक दी। कुछ ही सेकंड्स में वह लड़की हवा में गायब हो गई। जब विराज ने ये देखा तो वह डर से कांपने लगा और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। शौर्य ने फिर शोरूम से बाहर आकर विराज से कहा, भाई वो डेटा आप चीफ को भेज दो और उन्हें बताना कि वह लड़की गायब हो गई है। आगे बोलना कि ये लिस्ट मेरे हाथ लग गई है और वो समझ जाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। चैप्टर 66 उड़ते हुए की गिनती। विराज और शौर्य ने हनी से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। विराज वह इन्फॉर्मेशन लेकर सीधे चीफ के पास चला गया। चीफ के ऑफिस में चीफ सारी घटना एकदम शांति से सुन रहे थे। पूरी बात सुनने के बाद वे बोले, ये लड़का ज्वाइन होने से पहले ही अपने स्टाइल में काम करता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सारी इन्फॉर्मेशन शौर्य ने उसके दिमाग से निकाली कैसे। तभी विराज बोला, चीफ, उस लड़की को होश में लाने से पहले उसने उसके सिर पर हाथ रखकर कोई मंत्र बोला था। उसके बाद तो वह उसे होश में लाकर उससे जानकारी मांगने का नाटक कर रहा था। ऐसा उस वक्त भी हुआ था जब उसने उस आतंकवादी को जानकारी पूछी थी। विराज की बात सुनकर चीफ के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोले, विराज, तुम्हारा ये भाई बहुत शातिर और चालाक है, साथ ही टेढ़े दिमाग का। वह दुश्मन को तभी तक जिंदा रखता है जब तक उसकी जरूरत होती है। जरूरत खत्म, दुश्मन भी खत्म। तुम्हें पता है, उसने मुझे उस पार्क में आते ही पहचान लिया था। उसने मेरी कुंडली निकाली है। अगर मैं कहूं कि इन्फॉर्मेशन निकलने में मैं शेर हूं तो वो बब्बर शेर है। साथ ही साथ उसकी कॉम्बैट स्टाइल बेहद खतरनाक है। मैंने उसे प्रैक्टिस करते हुए देखा है। तभी विराज बोला, मैंने उसे हवा में गन निकलते हुए देखा है। पता नहीं वो ये कैसे करता है, मगर बड़ा कूल लगता है। चीफ ने ये सुना तो वह खिसियाकर बोले, हाँ हाँ मुझे पता है, अब उसकी तारीफ करना बंद करो और इस इन्फॉर्मेशन की हिसाब से इंटेलिजेंस ब्यूरो को इन्फॉर्म कर दो। ये फिलहाल इंटरनल मैटर है तो रॉ इसमें सीधा पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। यस सर, मैं अभी इस इन्फॉर्मेशन को उनके साथ शेयर करता हूँ। पर सर, शौर्य ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद ये कहा था कि चीफ से कह देना कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने कॉपी की है। जब चीफ ने ये सुना तो वह अपनी जगह पर मानो जम से गए और हड़बड़ाते हुए बोले, अब क्या करे, ये लड़का अब उन्हें मारने वाला है। विराज, तुम एक काम करो, तुम शौर्य के साथ हमेशा साए की तरह अगले कुछ दिनों तक रहो और अगर वह कुछ करने की सोचे तो मुझे तुरंत अलर्ट कर देना, क्योंकि कुछ लोकेशंस बहुत ही सेंसिटिव है और जैसा शौर्य है वह इस बात के बारे में कभी नहीं सोचेगा। लगता है ये लड़का ज्वाइन होने से पहले ही मुझे गंजा करके छोड़ेगा। चीफ ने फिर अपने बालों में हाथ फेरा और गहरी सांस लेने लगे। दूसरी तरफ शौर्य इस वक्त डायमेंशन में बैठकर फलों का आनंद ले रहा था। उसकी तलवार रक्त सम्राज्ञी और सिस्टम दोनों भी बाहर आए हुए थे। शौर्य के सामने उसने अपने खजाने से सारे जादुई हथियार और सामान बाहर निकालकर अपने सामने एक लाइन में फैला दिया था। सिस्टम हर उस सामान की जानकारी दे रही थी, लेकिन शौर्य को कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मिली जो उसे एक जगह से दूसरी जगह तेजी से जाने में मदद करे। सारा सामान छान लिया पर उसे ऐसा कुछ भी खास नहीं मिला। तभी सिस्टम बोली, होस्ट, वैसे तो आप एक जगह से दूसरी जाने के लिए उड़कर जा सकते हैं, उसके लिए आपको सिर्फ आपके तलवार पर खड़े होना है और आपकी सवारी रेडी हो जाएगी। क्या?
ऐसा हो सकता है। लेकिन शौर्य ने चौंक कर पूछा और खुद को रक्त सम्राज्ञी के ऊपर खड़ा इमेजिन करने लगा। तभी रक्त सम्राज्ञी ने खुद को एक तलवार में बदल दिया और अपना आकार थोड़ा चौड़ा कर दिया। उसके बाद वह हवा में तैरने लगी। मास्टर, आप कुछ भी गलत सोचते हैं। आपको सिर्फ मेरे तलवार रूप पर खड़ा होना है और मैं आपको जहां जाना है वह लेकर जा सकती हूं। इसके लिए सिर्फ आपको अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। शौर्य ने जब यह सुना तो उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया और वह अपने अजीब से ख्यालों से बाहर आ गया। फिर वह उछलकर तलवार पर खड़ा हो गया और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करके तलवार को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। पहले प्रयास में वह कुछ दूरी तक उस और धड़ाम से नीचे गिर गया। उसने फिर कोशिश की और फिर गिर गया। अगले 2 घंटों तक शौर्य बार बार कोशिश कर रहा था और अलग अलग पोजीशन में गिर रहा था। उसकी ये हरकतें सिस्टम दूर से देख रही थी और मन ही मन गुदगुदाकर हंस रही थी। कई सारे प्रयासों के बाद शौर्य आखिर इस काम में सफल हो गया। उसने फिर रफ्तार बढ़ाकर देखा। धीरे धीरे उसने रफ्तार और कंट्रोल दोनों में महारत हासिल कर ली। उसे हवा में उड़ते वक्त बहुत मजा आने लगा। वह हवा में सरफर जैसी कलाबाजियां करने लगा और चीख चीख कर चिल्लाने लगा। शौर्य आखिर एक 20 साल के उम्र का लड़का था, तो फिर वह कैसे खुश न होगा इन बातों से। रात को शौर्य डायमेंशन से बाहर आया और अपने कमरे में चला गया। कमरे में विराज आकर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। शौर्य को देखते ही वह बोला, चीफ ने कहा है कि अगर तुम शिकार पर जाओ तो कुछ सेंसिटिव जगहों पर ज्यादा तबाही मत मचाना। शौर्य ने जब ये सुना तो वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं इस बात का बिल्कुल ध्यान रखूंगा कि शिकार पर खून ज्यादा बहे पर तबाही कम हो। उसके बाद विराज अचानक बोला, कल एक और एजेंट हमें ज्वाइन करने वाली है। पहले तो चीफ ने मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए कहा था, पर थोड़ी देर पहले उन्होंने बताया कि एक और एजेंट हमें ज्वाइन करने वाली है। शौर्य ने ये सुना तो उसने चौंकते हुए पूछा, करने वाली है मतलब? क्या वह एक लड़की है? विराज ने खुश होते हुए कहा, हाँ, और वो बहुत खूबसूरत है, उस हनी से भी ज्यादा। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये किसी को भी पीट देती है अगर उसका दिमाग खिसक गया हो। शौर्य ने विराज की स्माइल देखी और बोला, तुम उसके बारे में ऐसे बता रहे हो जैसे उसकी पिटाई तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। विराज, जो अभी तक चौड़ी मुस्कान बिखेर रहा था, अचानक चुप हो गया और बोला, ऐसी बात नहीं है, मुझे वो लड़की पसंद है। उसका नाम इशिका जाधव है और वह भी महाराष्ट्र से है। तो तुम अब एक शेरनी से शादी करने वाले हो? महाराष्ट्र की लड़कियां शेरनियों से कम नहीं होती। जरा संभल कर बड़े भाई, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब वो तुम्हारा शिकार कर ले, शौर्य ने उसे ताना मारते हुए कहा। विराज ने ये सुनकर शौर्य से कहा, हाँ, हम ठहरे आम लोग हो जाएंगे उनके शिकार। हम तुम्हारी तरह थोड़े ही है जो 300 करोड़ की एंगेजमेंट रिंग पहना दे। हम ठहरे सीधे साधे लोग, अगर हमसे कुछ न हुआ तक शिकार ही हो जाएंगे। भाई, ऐसा कुछ नहीं है, आपको किसी ने गलत खबर दी है, शौर्य शर्माते हुए बोला। विराज जब ये देखा तो बोला, अरे हम उड़ते हुए की गिनते हैं, तुम तो अभी भी जमीन पर ही हो। शौर्य ने इस बात पर सिर्फ अपना सिर हिलाया और बेमन से मुस्कुराया और मन में बड़बड़ाया, बड़ा आया गिनने वाला, आज रात जो होगा उसके बाद बोलना कि तुम उड़ते हुए की गिन लेते हो। शौर्य ये सोचते हुए एक शैतानी मुस्कान के साथ अपने बेड पर लेट गया। उसकी मुस्कान देखकर विराज भी थोड़ा चकरा गया, फिर अपना सिर हिलाते हुए वहां से चला गया। चैप्टर 67, कयामत की रात। विराज के जाते ही शौर्य की आंखें झट से खुल गई और वह उठकर बैठ गया। उसने सिस्टम से भारत का मैप निकाला और देखने लगा।
जहां जहां ये बेस बने थे और ISI के साफे हाउस थे, वो जगह पूरे देश में हर राज्य में थी। इसे देखकर तो शौर्य का सिर भी चकराने लगा। फिर उसने कुछ सोचा और खुद से बड़बड़ाया, इन लोगों ने तो पूरे देश में अपने अड्डे बनाए हैं। ये किसी दीमक की तरह हर राज्य में छिपे हैं। मुझे इन्हें एक ही बार में खत्म करना है, वरना ये लोग अलर्ट हो सकते हैं। वैसे भी कुछ लोगों को अभी तक हनी के मौत का पता चल ही गया होगा। फिर शौर्य ने अपने कमरे की खिड़की खोली और अपनी तलवार को हवा में ऊपर फेंक दिया और उसके पीछे खुद भी छलांग लगाकर बाहर आ गया। उसने तलवार पर पैर रखते ही वह हवा में गायब हो गया। कुछ ऊपर जाने पर वह हवा में रुक गया और बोला, सिस्टम, हम हमारी शुरुआत नीचे से ऊपर की ओर करेंगे, मेरा मतलब है साउथ से नॉर्थ की ओर आएंगे। तो सबसे पहले केरल को झूम इन करो। इतना कहकर शौर्य ने अपनी रफ्तार बहुत तेज कर दी। वह अगले 20 मिनट बाद केरल राज्य के वायनाड जिले के ऊपर पहुंच गया। उसने वहां जाते ही एक पुरानी बिल्डिंग को देखा और अपनी तलवार को हाथ में लेकर सीधा कूद गया। वह लगभग हवा में 500 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर था। जब वह नीचे कूदा तो वहां पर की ऊपर की छत टूट गई और एक जोरदार आवाज हुई। सारे आतंकवादी अपनी बंदूक पकड़कर अपनी जगह पर अलर्ट हो गए। तभी उन्होंने एक अजीब सी हंसी सुनी और फिर अचानक उन सब के सामने से एक लाल बिजली जैसी लहर गुजर गई। इसके बाद चर चर की आवाज के साथ लोगों के शरीर कटने लगे। शौर्य ने ऊपरी मंजिल के लोगों को खत्म कर दिया था। उसके बाद वह नीच सीढ़ियों से चलकर आया। उसकी तलवार खून से सनी थी और उसके चेहरे पर एक पागलपन नजर आ रहा था। तभी एक आतंकवादी ने शौर्य पर बंदूक तानकर कहा, कौन हो तुम? वहीं रुक जाओ वरना हम तुम्हें गोलियों से भून देंगे। शौर्य ने ये सुना तो वो फिर से हंसते हुए आगे बढ़ते रहा। उस आदमी ने भी अपनी बंदूक लोड कर दी और गोलियां चलाने लगा। उस आदमी को देखकर उसके साथियों ने भी गोलियां चलाना शुरू किया। गोलियों की बौछार के बीच शौर्य बिना रुके आगे बढ़ रहा था। जब भी कोई गली शौर्य को लगती तो वह उसे टकराकर दूसरी तरफ निकल जाती। उन लोगों की बंदूकें खाली हो गई पर एक भी गोली शौर्य को नहीं लगी। वो जहां से चल रहा था वहां फर्श पर गोलियों का ढेर लग गया था। जब वे लोग अपनी बंदूक रिलोड करने लगे तो शौर्य बोला, बेवकूफों, क्या तुमने देखा नहीं कि ये गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो क्यों उसे वेस्ट कर रहे हो? अब एक काम करो, कोई बम वगैरह होगा तो फिर से ट्राई करो। उसकी बात खत्म होते ही एक आतंकवादी ने कमर में लगा हुए ग्रेनेड पिन निकालकर फेंक दिया। शौर्य ने उसे तुरंत कैच कर लिया और उनके भीड़ की तरफ फेंक दिया। ये इतना तेजी से हुआ कि किसी को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला और फिर बूम की आवाज के साथ एक धमाका हुआ। एक ही बार में 20 से भी ज्यादा लोग मरे गए थे। इस बम की वजह से उनके पास रखे बम भी एक के बाद एक फटने लगे। पूरी दूसरी मंजिल खून और लाशों के टुकड़ों से भर चुकी थी। वह दृश्य बहुत ही डरावना था। शौर्य दूसरी मंजिल साफ कर दी और वह पहली मंजिल पर पहुंच गया। यहाँ पार भी बहुत सारे लोग हथियार लेकर उसका इंतजार कर रहे थे। शौर्य ये देखा और एक आतंकवादी को देखकर मुस्कुराया जिसने हाथ में रॉकेट लॉन्चर पकड़ा हुआ था। फिर बोला, क्या तेरा ये खिलौना सिर्फ दिखाने के लिए है क्या? जरा चलाओ तो सही। उस आतंकवादी ने लॉन्चर का बटन दबा दिया और एक बम का गोला शौर्य की तरफ तेजी से आया। शौर्य ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे वापस मोड़ दिया। वह गोला घूमकर उन आतंकवादियों के झुंड में चला गया और एक धमाके के साथ फट गया। कुछ ही देर में पहली मंजिल खाली हो चुकी थी। फिर शौर्य ने देखा कि एक कोने में एक लंबी और पावरफुल दिखने वाली स्नाइपर राइफल थी। शौर्य ने उसे उठाया और उसके पास रखा बॉक्स जो उसकी गोलियों से भरा था उसे भी साथ में ले लिया।
उन सभी चीजों को स्टोरेज रिंग में डालकर शौर्य निचले मंजी पर आ गया। इस जगह सारे आतंकवादी पूरे मैदान में फैल गए थे। कुछ लोग पास वाले पेड़ों पर बैठे थे तो कुछ लोग मैदान में शौर्य को निशाना साधे हुए खड़े थे। शौर्य ने भी अपनी तलवार अंदर रख दी और अपनी इटालियन मेड गन निकाली। उसने बिना कुछ कहे उन लोगों पर सीधा गोलियां चलाना शुरू किया। शौर्य का निशाना इतना सटीक था कि उसकी हर एक गोली आतंकवादियों के सिर के आर पार जा रही थी। शौर्य उन सभी को ठोकते हुए आगे बढ़ रहा था और हर कुछ समय बाद बोल रहा था, पट से हेडशॉट। शौर्य की तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही थी। शौर्य ने सभी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा और फिर अपने तलवार पर खड़े होकर आगे निकल गया। ये सब उसे खत्म करने में 5 मिनट से कम समय लगा था। उसके बाद वह आसपास वाले हर ठिकाने पर गया और वहीं किया। लेकिन इस बार शौर्य ने सिर्फ लोगों को मारा और इन्फॉर्मेशन लेकर वहां से चला जा रहा था। रात के 2 बजे तक उसने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक इन सभी राज्यों की सफाई कर दी थी। जब शौर्य महाराष्ट्र में पहुंचा तो उसने सबसे पहले मुंबई और थाने के आसपास के बेस खत्म किए। इसके बाद वह छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसी जगह गया जहां नक्सलाइट और आतंकवादी उसे दोनों मिले। शौर्य ने उन्हें भी मौत की नींद सुला दिया। उसके बाद वह ओडिशा, वेस्ट बंगाल और बाद में पूर्वोत्तर राज्यों में चला गया। जब वह असम पहुंचा तो उसने यहां पर हर गांव में एक आतंकवादी बेस पाया। शौर्य ने इसे भी बड़ी तेजी से साफ कर दिया। उसके बाद उसने पैर 7 सिस्टर्स को खाली कर दिया। जब शौर्य वापस बिहार पहुंचा तब तक रात के 4 बज चुके थे। शौर्य तुरंत अपने काम पर लग गया और अपनी सफाई तेज कर ली। आधे घंटे में पूरा बिहार साफ हो चुका था। उसके बाद उसने झारखंड में एंट्री मारी। इसे बाद में लिया क्योंकि यहां पर सिर्फ कुछ ही बेस बने थे जिन्हें शौर्य ने 20 मिनटों में खत्म कर दिया। उसके बाद अब शौर्य पहुंच गया था देश के सबसे बड़े राज्य में, वह था उत्तर प्रदेश। यह राज्य हमेशा आतंकवादियों को पनाह देने के लिए सुर्खियों में रहा था। शौर्य अंदर जाते ही हर उस बेस को इस तरह तबाह किया कि उस बेस की दीवारें वहां पर हुए तबाही की साक्षी बन गए। सारे बेस खून से रंग दिए गए थे। उसके बाद वह मध्य प्रदेश पहुंचा और फिर वहीं तबाही शुरू कर दी। अब तक लोगों की चहल पहल बढ़ गई थी तो मुठभेड़ में लोगों की चीखें बाहर तक सुनाई देने लगी, लेकिन जब लोग वहां पर पहुंचे तो उन्हें यहां पर कटी फटी लाशें मिली। जब शौर्य राजस्थान के बॉर्डर एरिया तक पहुंच गया था तब तक सभी लोगों को ये बात पता चल चुकी थी। सुबह 5 बजे ही विराज ने शौर्य के अनुपस्थिति के बारे में चीफ को बता दिया था। जब तक वे उसे इंटरसेप्ट कर पाते शौर्य राजस्थान में पहुंच गया था। यहां पर तो तबाही ऐसी थी कि बेस के आसपास की रेत भी लाल हो गई थी। ये सब करने के बाद शौर्य ने उगते हुए सूर्य को प्रणाम किया और बॉर्डर पर खड़े रहकर पाकिस्तान को एक बार ध्यान से देखा और बड़बड़ाया, बस कुछ दिन और जब मैं डिपार्टमेंट में आऊंगा तो तुम लोगों के यहाँ मैं खून की होली खेलूंगा। इस समय शौर्य खून से नहा चुका था। वह पूरी तरह थक चुका था। उसने तलवार का आकार बढ़ाया और उसी पर लेट गया और वापस चलने को बोलकर सो गया। उसके तलवार ने भी उसे सोने दिया और वापस मुड़ गई। शौर्य अगले 2 घंटों तक सोया रहा। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को द्वारिका के समंदर के ऊपर पाया। चैप्टर 68 वो मैं नहीं था। शौर्य अभी तलवार पर पालथी मारकर बैठा था और नई सुबह का आनंद ले रहा था। इस वक्त उसकी तलवार बादलों में खड़ी थी। कुछ देर तक वहां आराम करने के बाद शौर्य ने सीधा समुद्र में डाइव मार दी। कुछ देर तक खुद को समुद्र के पानी से साफ करने के बाद उसने देखा कि उसका शरीर अब पूरी तरह से साफ हो चुका है।
उसके बाद उसने अपने जादुई कपड़े को अपने मन से स्पोर्ट्स वेयर में बदल दिया और द्वारिका में एक सुनसान जगह उतर गया। उतरते ही वह सीधा दौड़ते हुए अपने घर की तरफ आ गया। उसने घर पर आते ही देखा कि सिया तैयार होकर बैठी थी। उसका मुंह थोड़ा फूला हुआ था। शौर्य ने उसे ऐसे देखा तो वह बोला, आज घर की सारी गोलमटोल चीजें तुम्हारे गाल में क्यों घुसी है? क्या हुआ मैडम को कि आज इतना उदास लग रही है? सिया ने शौर्य को देखकर चिढ़ते हुए कहा, गुस्सा नहीं हूं तो क्या करूं, आप सुबह सुबह यहाँ से चले गए और आज इतनी देर से लौटे। मैं आज कॉलेज जल्दी खत्म करके रक्षाबंधन के शॉपिंग के लिए जाने वाली थी, लेकिन आप हो कि जिसे कुछ मालूम ही नहीं, अपने ही दुनिया में रहते हो। उसकी क्यूट सी आवाज में जो उसके लिए तकरार थी, उसे सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, अरे बहना, किसने कहा हमें देर हो गई है? तुम गाड़ी तक पहुंचो, मैं तुरंत आ रहा हूं। इतना कहकर शौर्य अपने कमरे में चला गया। वहां उसने विराज को देखा तो कहा, अभी कोई सवाल नहीं, सिया को देर हो रही है, मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में बात करूंगा। जल्दी से नीचे गाड़ी तक चलो। अपनी गाड़ी की चाबी विराज को देकर शौर्य बाथरूम में चला गया। उसने आते ही पानी को कंट्रोल किया और खुद को एक ही बार में नहलाया और वह बाहर आ गया। उसने तुरंत अपने कैजुअल कपड़े पहने और वह उछलते कूदते घर से बाहर आ गया। सामने सिया और विराज गाड़ी के पास खड़े थे। शौर्य ने गाड़ी स्टार्ट की और तुरंत गाड़ी को तेज भगाकर वह कॉलेज पहुंच गया। सिया को कॉलेज में छोड़ने के बाद वह विराज को लेकर सामने वाले एक छोटे से कैंटीन पर ले गया। इस जगह कॉलेज के लड़के लड़कियां सिगरेट पीने आते थे। ज्यादातर शौर्य ऐसी जगहों पर जाने से खुद को रोकता था, मगर आज विराज सुबह से उसे ढेर सारे सवालों के साथ देख रहा था। उसकी नजरें शौर्य को बहुत परेशान कर रही थी। कैंटीन में पहुंचते ही शौर्य ने विराज से पूछा, हाँ अब पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? विराज तपाक से बोला, तुम सुबह से कहाँ गायब थे? शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज करने बाहर गया था। उसके बाद आज मुझे द्रव तत्व की साधना करनी थी तो मैं समुद्र में तैरते हुए अंदर तक गया था। जब मैं पानी से बाहर आया तो मुझे पता चला कि मुझे देर हो गई है। लेकिन क्या बात है जो तुम मुझे ऐसे देख रहे हो? विराज ये बात सुनकर लगभग कन्विंस हो गया था तो बोला, कल रात पूरे देश में बहुत बड़ी हलचल हुई है। कोई एक इंसान या कोई पूरा ग्रुप, पता नहीं कौन है, पर उन्होंने उन हर जगहों पर हमला किया जहां पर की लोकेशन तुमने हमें दी थी। आखिरी हमला सुबह 6 बजे राजस्थान राज्य में हुआ था। ओह, तो ऐसा हुआ है। मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। वैसे चीफ ने क्या कहा? शौर्य ने अपनी एक्टिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए पूछा। इस बात पर विराज बोला, चीफ क्या बोलेंगे, इस बार एक भी लाश हमें पूरी नहीं मिली, हर किसी के इतने टुकड़े कर दिए हैं कि उनकी पहचान करना मुश्किल है। साथ ही साथ उस जगह का नज़ारा इतना भयावह है कि कई राज्यों की फॉरेंसिक टीम भी वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। शौर्य ने जब ये सुना तो वह कुटिलता से मुस्कुराया और बोला, मुझे लगता है इस घटना के बाद बचे हुए राज्यों के लोग भी सतर्क हो जाएंगे। उन लोगों को अब बचे हुए राज्यों को भी निपटाना पड़ेगा। विराज ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर तुरंत चौंक गया और बोला, तुम्हें कैसे पता कि कुछ राज्य बचे हुए हैं? शौर्य तुरंत समझ गया कि वह बातों ही बातों में फंस गया है। इस समय उसके सामने एक रॉ एजेंट बैठा हुआ था। शौर्य ने अपना सिर खुजाया और बोला, मैं तो बस अंदाजा लगा रहा था। तुम्हारी जानकारी के मुताबिक उसने अपनी शुरुआत दक्षिण दिशा से की थी। जब तुमने आखिरी हमला राजस्थान में हुआ है बताया तो मैं समझ गया कि कुछ राज्य अभी बच्चे होंगे।
शौर्य का एक्सप्लेनेशन विराज के पल्ले नहीं पड़ रहा था। तो शौर्य आगे बोला, भाई क्या आपको लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं? मेरे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जो आवाज से भी 10 गुना तेज उड़ती हो, तो मैं खुद उन पर हमला कैसे कर सकता हूं? विराज ने शौर्य की मासूम शक्ल को देखा और बोला, उन 3 लोगों को मारने के बाद भी तुमने ऐसी ही शक्ल बनाई थी। मुझे अब तो पूरा यकीन है कि इस हमले के पीछे तुम्हारा ही हाथ होगा। तभी शौर्य लाचारी से मुस्कुराया और बोला, ये सारी घटनाएं पूरे देश भर में एक ही रात में हुई थी। क्या तुम्हें लगता मैं अकेला पूरे देश भर में एक रात में घूम सकता हूं? विराज ने भी इस बात पर कुछ सोचा और बोला, तुम्हारी कोई अपनी टीम हो सकती है। शौर्य इस बात पर चौंक गया और बोला, मैं पूरी रात अपने कमरे में घोड़े बेचकर सोया था, तो मैं यहां से बाहर कब गया? रही बात मेरी कोई टीम होने की, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ एक बार मुंबई गया, इसके अलावा एक बार अहमदाबाद गया हूं। दोनों बार का कारण तुम्हें अच्छे से पता है, और मुझे किसी को मारने के लिए टीम की जरूरत नहीं पड़ती, तो तुम मुझ पे अब शक मत करना। विराज शौर्य का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद बोला, नेचुरली ऐसा होना नामुमकिन है, पर जैसी तुम्हारी हरकतें हैं वो कहाँ नेचर के हिसाब से सही है। तुम खुद एक मायावी इंसान हो, तो तुम्हारे लिए ऐसा करना कहाँ मुश्किल होगा। शौर्य ने अपना सिर पीटने की एक्टिंग की और कठोर आवाज में बोला, तुम्हें जो भी सही लगे तुम समझ सकते हो, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि वो मैं नहीं था। अगर मराठी में कहूं तो मिनव है। तभी शौर्य का फोन बजा तो उसने उसे देखकर कहा, बड़े भाई आप कुछ भी कहो, लेकिन अब मुझे जाना होगा। सिया मुझे शॉपिंग के लिए लेकर जा रही है। ये मेरा और उसका पहला रक्षाबंधन है। इतना कहकर शौर्य उस कैंटीन से बाहर निकल गया। उसके जाते ही विराज ने चीफ को फोन लगाया और बोला, चीफ मुझे पूरा यकीन है कि ये सब शौर्य ने ही किया है, पर वह मान नहीं रहा। अब मुझे लगता है कि उसका अगला निशाना बचे राज्य होंगे, तो हमें भी उन जगहों पर सर्विलांस बढ़ाना चाहिए ताकि हम इसे रंगे हाथ पकड़ सके। दूसरी तरफ से चीफ की आवाज आई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उन आतंकवादियों ने एक गलत दम से पंगा ले लिया है। अगर वह चुप रहते तो उनका इतना नुकसान नहीं होता। दूसरी तरफ कश्मीर की घनी वादियों में एक पुराने मंदिर जैसे दिखने वाले खंडहर में एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी, जो अपनी हाथ में एक मोतियों की माला पकड़कर बैठा था। उसके आंखों में गुस्सा और हार दोनों दिखाई दे रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई माला को तोड़ दिया और झल्लाकर बोला, मेरे मंसूबे तुमने भले ही नाकाम कर दिए होंगे, पर मैं मूला अमीनी अब भी जिंदा हूँ। मैं उस कातिल को ढूंढ कर निकालूंगा और इसे जहन्नुम भेजूंगा। गजवाए हिंद होकर रहेगा। जाओ जाकर सभी मुजाहिदों को बोल दो कि अब आर पार की लड़ाई करेंगे, सभी तैयारियों में लग जाओ। वही दूसरी ओर हनी की मौत की खबर पाकिस्तान पहुंच चुकी थी, साथ ही साथ उनके सारे एजेंट्स का एक रात में सफाया हो चुका था। पाकिस्तानी आर्मी के जनरल आज बड़ी सोच में डूबे हुए थे। ऐसा कैसे हुआ और किसने किया? तभी जनरल का पहने बजता है और उसे आवाज आती है, रॉ को शक है कि ये उनके एक नए एजेंट ने अकेले किया है। वह कौन है और कहां से है, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। उसके बारे में अगर मुझे कुछ पता चलता है तो जल्दी आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन उसकी कीमत ज्यादा होगी। इतना कहकर दूसरी तरफ से फोन कट गया। जनरल ने अपने साथियों को देखा और कहा, अब हमारे सिर्फ पंजाब, हरियाणा और कश्मीर के बेस बचे हैं, लेकिन कब तक इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए तुरंत उन्हें अलर्ट कर दो और वो जगह खाली करने बोल दो। इधर भारत में भी सीडीएस चीफ और तीनों दलों के प्रमुख प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर एक मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग में आईबी चीफ और रॉ चीफ भी शामिल थे।
इस मीटिंग का मैं एजेंडा इस हमलावर की पहचान करना था। तभी रॉ चीफ ने सभी को देखते हुए कहा, ये बात मैं दवे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन इसके पीछे शौर्य का हाथ हो सकता है। वह एक साधक है, और वो भी सबसे कम उम्र का साधक। रही बात उस पर मुझे शक होने की, तो इन सारे बेस की जानकारी कल उसी ने उस लड़की से निकली थी, वो भी सिर्फ उसके सिर पर हाथ रखकर। अगर वह ये कर सकता है तो वो उन लोगों को ढूंढ कर खत्म भी कर सकता है। उसकी पुष्टि इस वीडियो से हो जाएगी। इतना कहकर रॉ चीफ ने शौर्य का वह अहमदाबाद वाला वीडियो प्ले किया। इस वीडियो की लेंथ सिर्फ 5 सेकंड्स की थी, लेकिन इसे स्लो मोशन में कैप्चर करके 2 मिनट की बनाई थी। इस वीडियो में उन्होंने देखा कि शौर्य एकदम बयान तरीके से उन लोगों को गाजर मूली की तरह काट रहा था। इस वीडियो को इस बार सभी ने बड़े ध्यान से देखा और प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखने लगे। प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। फिर उन्होंने रॉ चीफ को देखकर कहा, लड़का काफी दमदार है, इसे तुरंत फोर्स में शामिल कर लो। रही बात यहां मरे लोगों की, तो मीडिया से कह देना ये एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑपरेशन था, और मरे हुए सारे लोग आतंकवादी और आईएसआई एजेंट थे जो देश में बड़ा हमला करने वाले थे। प्राइम मिनिस्टर फिर रुके और बोले, अगर कोई कहे कि ये लोग मासूम थे, भटके हुए थे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मीडिया में रिलीज कर देना, और जो पॉलिटिशियन इन लोगों से रिलेटेड थे उन्हें भी आगाह कर देना कि अगली बारी उनकी हो सकती है। इतना कहकर प्राइम मिनिस्टर वहां से मुस्कुराते हुए चले गए। चैप्टर 69 धोखेबाज एक्स गर्लफ्रेंड। दूसरी तरफ दोपहर को शौर्य सिया को लेकर शॉपिंग करने चला गया। इस वक्त सिया ने शौर्य और अपने लिए ढेर सारे ब्रांडेड कपड़े खरीदे और सारा बिल शौर्य के नाम पर फाड़ दिया। उसके बाद वह ज्वेलरी शॉप में चली गई और शौर्य के लिए अच्छी राखी ढूंढने लगी, मगर उसे उसके पसंद की राखी नहीं मिली। उसी वक्त मॉल में 2 लोग अंदर आ गए और शौर्य और सिया के पास जाकर उनके सामने खड़े हो गए और बोले, अरे ये तो वही फटीचर शौर्य है न, जो अग्निहोत्री खानदान का होकर भी उनका नहीं है। आज यहाँ क्या इस लड़की को ज्वेलरी शॉप दिखाने लेकर आया है क्या? शौर्य ने जब अपना सिर उठाकर इन दोनों को देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। ये दोनों कोई और नहीं उसके कॉलेज के क्लासमेट थे, निशा रस्तोगी और विनीत चौहान। शौर्य जब कॉलेज में था तो वह निशा को बहुत पसंद करता था। एक दिन निशा ने एक शर्त के चलते शौर्य को अपना बॉयफ्रेंड बनाया। सीधा साधा शौर्य उसकी इस चाल को समझ नहीं पाया और उसने उसके लिए बहुत कुछ किया। पर 1 महीने बाद उसे विनीत ने अपनी पार्टी में बुलाया और शौर्य के सामने ही उसने निशा को किस करते हुए शौर्य को अपमानित किया था। उसके बाद विनीत और उसके दोस्तों ने शौर्य को धक्के मारकर बाहर निकल दिया था। शौर्य के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई और उसने विनीत को चिढ़ाते हुए कहा, अरे तुम तो वही हो न जिसने मेरी छोड़ी हुई गर्लफ्रेंड को अपना बना लिया। पता नहीं इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो किसी का जूठा उठाकर बड़े शान से घूमते हैं। शौर्य का ताना इतना कड़वा था कि निशा खुद शर्म से लाल हो गई और विनीत गुस्से से तनतनते बोला, 2 कौड़ी के आदमी, तेरी हिम्मत कैसे हुए मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसे बोलने की, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तभी शौर्य आगे बोला, हे भगवान, मैंने सुना था कि सच कड़वा होता है, आज देख भी लिया। चलो कोई न, ये तो कुछ लोगों के शौक की बात होती है। तभी निशा बोली, शौर्य अपनी औकात में रहो, भूलो मत तुम भले ही अग्निहोत्री फैमिली से हो, लेकिन तुम्हारी औकात उस घर में कुत्ते से भी बदतर है। अगर मैंने अपने डैड को बताया तो वो तुम्हें सीधा अंदर डाल देंगे। तभी शौर्य व्यंग से मुस्कुराया और डरते हुए बोला, ओ माँ माताजी, मैं तो डर गया, मुझे कोई तो इस लड़की से बचा लो वरना ये अपने बाप को कहकर अंदर डाल देगी।
अचानक शौर्य की आवाज बदल गई और उसने लगभग चिल्लाते हुए उसे कहा, तेरे बाप की इतनी औकात नहीं कि वह मुझे छू भी सके। अगर यकीन न हो तो उसे तू खुद फोन करके बोल देना कि शौर्य उन्हें ये सब कह रहा था। फिर देखना तेरा टकला बाप क्या बोलता है। और हाँ, तुम अपनी औकात में रहा करो वरना कहीं लेने के देने न पड़ जाए। तुम जो कमिश्नर की बेटी होने का घमंड करती हो न उसे अपने बाप के सामने दिखाया करो, मुझे नहीं। तभी विनीत, जो इतनी देर से शौर्य की अपमानजनक बातें सुन रहा था, वह अपने आप को रोक नहीं पाया और शौर्य पर एक मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी उसके पैर से क्रैक की आवाज आई और वह जमीन पर गिर गया। जब विनीत ने नीचे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके राइट लेग के घुटने के नीचे का हिस्सा टूट चुका था और वो भी इतनी बुरी तरह से कि उसकी हड्डी तक बाहर आ गई थी। है जब विनीत को दर्द का एहसास हुआ तो वह किसी कटने वाले सुअर की तरह चीखे जा रहा था। शोरूम का मैनेजर, जो इस वाकये को दूर खड़े रहकर देख रहा था, वह दौड़कर आया और बोला, ये प्रॉपर्टी रायजादा फैमिली की है और यहां आकर फाइट करना अलाउड नहीं है। आपने हमारे शोरूम का रूल तोड़ा है, इसीलिए आपको हमें फाइन देना होगा। जब शौर्य ने रायजादा फैमिली का नाम सुना तो उसके माथे पर बल पड़ गए और उसने उस मैनेजर को गुस्से से एक जोरदार पंच उसके पेट में मार दिया। उसके एक पंच से ही मैनेजर के सारे इंटरनल ऑर्गन्स हिल गए और उसने खून की उल्टियां कर दी। शौर्य उस मैनेजर के सामने झुका और बोला, तेरे मालिक नितिन रायजादा को फोन कर और उसे बोलना कि शौर्य यहां उसका इंतजार कर रहा है। अगर वह अगले 10 मिनट में नहीं आया तो मैं एक एक करके सारे स्टाफ के हाथ पैर तोड़ना शुरू कर दूंगा। इतना कहकर शौर्य फिर विनीत को देखकर बोला, क्यों बे छुछुंदर, तू बहुत उड़ रहा था ना, अब उड़ के दिखा। मेरा मतलब है सीधे खड़े होकर तो दिखा। कभी भी खुद को इतना बड़ा भी मत समझना कि कोई दीमक तुम्हें अंदर से खोखला कर दे। इस वक्त मैं वो दीमक हूं जिसने तुम्हें खत्म कर दिया, क्योंकि तू खुद को बहुत बड़ा समझ रहा था। फिर शौर्य ने एक चेयर खींची और सिया को बिठाते हुए बोला, ये शोरूम तुम्हारे मामा का है तो तुम्हें जो चाहिए वो ले सकती हो, वो 1.5 पसली तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। सिया ने जब ये सुना तो वह समझ गई कि आज उसका मामा एक तो शौर्य के हाथों मारा जाएगा या अपाहिज हो जाएगा। 10 मिनट पूरे होने में सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बाकी थे। ये देखकर मैनेजर की हालत खराब हो रही थी। तभी शौर्य एक स्टाफ मेंबर की ओर मुड़ा और उसके पास जाने लगा। तभी शोरूम के दरवाजे पर एक हांफते हुए आदमी की आवाज सुनाई दी, शौर्य रुक जाओ, ऐसा करने की सोचना भी मत वरना डॉट। तभी शौर्य तेजी से मुड़ा और उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर बोला, वरना क्या? अबे बोलना साले, वरना तू क्या करेगा? इतना बोलते हुए शौर्य उसके सामने खड़े हो गया और उसके ऊपर चढ़ते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। नितिन ने खुद की थकान को काबू करते हुए कहा, मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हें अंदर करवा दूंगा। ओह अच्छा, क्रैक खच्चर डॉट बूम। शौर्य ने इतना कहकर नितिन का राइट हैंड झटके से मरोड़ दिया, जिस वजह से उसकी हड्डी टूटी और फिर उसका हाथ कंधे से उखाड़ दिया। एक जोरदार चीख के साथ नितिन जमीन पर बैठ गया। उसके घाव से खून बह रहा था और साथ ही साथ उसे बहुत दर्द महसूस हो रहा था। तभी शौर्य उसकी ओर देखकर बोला, तुझे तो याद है न वो रात जिस दिन तूने मुझे मारने के लिए अपनी बहन के साथ मिलकर मुझे प्यार से अपने घर बुलाया और मुझे उस स्विमिंग पूल में धकेल दिया, पर तुझे ये पता नहीं था कि मैं तैरना जानता था। तेरा वह प्लान फेल हो गया। उसके बाद तूने जहर वाले कांड में भी हिस्सा लिया था, न तो तुझे मैं अब कैसे जिंदा छोड़ दूं जिसने मुझे 2-2 बार मारने की कोशिश की थी। इतना कहकर शौर्य ने उसके मुंह में एक नीले रंग की गोली डाल दी। गोली अंदर जाते ही उसके मुंह में घुल गई और नितिन का शरीर धीरे धीरे नीला हो गया।
फिर शौर्य ने निशा से पूछा, क्या तेरा बाप आज तुझे बचाने आने वाला है या नहीं, या मैं तेरा भी नक्शा बिगाड़ दूं? इस वक्त निशा, जिसने शौर्य की हैवानियत देखी थी, वह अब डर के मारे कांपने लगी थी। उसने पहले ही अपने पिता को फोन किया था, लेकिन उन्होंने उसे ही अनाप शनाप बोलकर शौर्य से माफी मांगने की हिदायत दे डाली थी। निशा डरते हुए शौर्य के सामने अपने घुटने पर बैठी और माफी मांगते हुए बोली, शौर्य मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। इसके बाद मैं तुम्हें अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगी। ये अच्छी बात बोली तुमने, अब दफा हो जाओ यहाँ से और कोशिश करना कि अपनी अकड़ अपने घर में रखकर आना और इस छुछुंदर को उठाकर ले जाओ। इतना कहकर शौर्य नितिन को देखने लगा और बोला, सुन बे, 1.5 पसली तेरे मुंह में मैंने एक जहर की गोली डाली है। अगले कुछ दिनों में तू भगवान को प्यारा हो जाएगा। अगर तुझ में इतना दम है तो जाकर पुलिस में मेरे नाम से कंप्लेंट कर देना, जरा मैं भी देखूं कि कौन सा पुलिस वाला मुझे अरेस्ट करने आने वाला है। उसके बाद शौर्य मैनेजर के पास गया और नीचे झुककर बोला, रायजादा फैमिली लूटने के लिए बैठी है और तू उनका कुत्ता। उनकी बात मानकर कितने गरीबों को फंसा चुका होगा, इसका तो मैं अंदाजा भी नहीं लगाना चाहता। अब तू भी जिंदगी भर इस दर्द को साथ लेकर जिएगा और कोई गलत बात करते वक्त ये दर्द याद रखना। इतना कहकर शौर्य ने अपनी जेब में हाथ डाला और अपने खजाने से एक सोने की राखी जो एक नीले रंग के रत्न से जड़ी हुई थी सिया को दे दी और बोला, ये राखी तुम मुझे बांध सकती हो। सिया ने वह राखी चुपचाप ले ली और वे दोनों शोरूम से बाहर निकल गए। चैप्टर 70, वो मेरा बेटा है। शौर्य आज बड़े अच्छे मूड में था। उसने अपने बचपन का बदला आज ले लिया था। उसने आज नितिन को जहर दिया था, साथ ही उसका पूरा हाथ धड़ से अलग कर दिया था। दूसरी तरफ 3 पेशेंट मेट्रो हॉस्पिटल में एक ही समय लाए गए थे। तीनों की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर्स ने 3 अलग अलग टीमें बनाई और इस इमरजेंसी में इन सभी को ट्रीटमेंट के लिए लेकर गए। बाहर रायजादा फैमिली के हेड वनराज रायजादा बाहर खड़े थे। उनके चेहरे पर बहुत गुस्सा था। उन्होंने अपना फोन निकाला और रागिनी को फोन लगा दिया और गुस्से से बोला, अभी के अभी मेट्रो हॉस्पिटल पहुंचो, तुम्हारी उस औलाद ने तुम्हारे भाई को जहर दिया है और उसका एक हाथ उखाड़ दिया है। जब रागिनी ने ये बात सुनी तो वह सन्न रह गई। उसने तुरंत फोन काट दिया और फिर दुष्यंत को फोन लगा दिया। उसने सारी बात दुष्यंत को बता दी। फिर कुछ ही देर बाद दोनों मेट्रो हॉस्पिटल में पहुंच गए। उन्हें देखकर वनराज झल्लाते हुए बोला, वो तुम्हारी नाकारा औलाद इतनी जालिम हो चुकी है कि उसने मेरे बेटे को जहर दे दिया और उसका एक हाथ उखाड़कर फेंक दिया है। मुझे इस बात का स्पष्टीकरण चाहिए। तभी रागिनी अपना सिर उठाकर बोली, इसमें आपके बेटे की ही गलती है। आपके बेटे ने उसे 2 बार जान से मारने की कोशिश की थी तो उसने सिर्फ उसका हाथ उखाड़कर उस पर दया ही दिखाई है। शुक्र मनाओ कि उसने इसे जान से नहीं मारा। जब वनराज ने रागिनी के मुंह से ये बात सुनी तो वह और गुस्सा हो गया और बोला, तुम भूल गई क्या, वह तुम्हारा भाई है और ये सब उसने तुम्हारे लिए ही किया था। और आप भूल रहे हैं कि वो लड़का मेरा बेटा है। उसे नकारा कहने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? रागिनी ने तुरंत अपने पिता को पलटकर जवाब दिया। ये बात सुनकर वनराज हंसकर बोला, अब तुम्हें याद आया कि वह तुम्हारा बेटा है। तब तुम कहाँ थी जब तुम खुद उसे मारने के लिए अपने भाई के साथ मिलकर उसे डूबा रही थी? तब तुम्हारे अंदर की मां मर गई थी क्या, जो अब तुम उसे बेटा कह रही हो? ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो। वनराज की धमकी सुनकर दुष्यंत भी त्वेष से बोला, अगर आपने कुछ भी नीच हरकत की तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे ससुर हो। एक बात याद रखना,
अगर मेरे बेटे ने उसे मारा है तो वह उसका अधिकार था, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया था। तभी एक आवाज पीछे से आई, अरे ओ बीवी के गुलाम, ज्यादा फड़फ मत कर, तुझे इज्जत से कह रहा हूं कि अपने बेटे को मेरे हवाले कर दे, वरना इसका खामियाजा पूरा अग्निहोत्री परिवार भुगतेगा। जब सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया ये विनीत का पिता वीरेंद्र चौहान था। उसका पहनावा एक राजसी परिवार के सदस्य जैसा लग रहा था। वीरेंद्र चौहान रॉयल फैमिली से था और चौहान रॉयल फैमिली का पूरे द्वारिका जिले के साथ साथ राजकोट, जामनगर और पोरबंदर जिलों में भी वर्चस्व था। पूरे गुजरात में इस रॉयल फैमिली से कोई पंगा नहीं ले सकता था। इनके परिवार के सदस्य हर सेक्टर में आगे थे, यहां तक कि वीरेंद्र का बड़ा भाई दुष्यंत का बॉस और राज्य का मुख्य सचिव था। वीरेंद्र के सामने आते ही दुष्यंत ने थोड़ा सोचकर कहा, पहले तो तमीज से बात करो, तुम रॉयल फैमिली से हो, इसका मतलब हम अग्निहोत्री भी तुमसे कम है क्या? और रही बात मेरे बेटे की, अगर तुझ में दम है तो उसे खुद क्यों नहीं बुलाते? दुष्यंत की बात सुनकर वीरेंद्र और अधिक गुस्सा हो गया और बोला, तेरे बेटे ने मेरे बेटे की जो हालत की है उसके लिए मैं उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तेरा बेटा तो अब नहीं बचेगा। दुष्यंत ये बात सुनकर बोला, जिसकी मौत नजदीक होती है वे लोग अक्सर मेरे बेटे के पीछे पड़ते हैं और अपना टिकट तत्काल में बुक करवा लेते हैं। तभी वनराज बोला, दुष्यंत तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने बेटे की गलती को इतना ग्लोरीफाई करते वक्त। तुम्हारा बेटा इस बात के लायक नहीं है। मैं खुद उसे यहाँ पकड़कर लाऊंगा और उससे अपने बेटे को बचाऊंगा। तभी रागिनी बोली, अगर अपने जन्मदिन से पहले ही मरना चाहते हो तो बता दूं, शौर्य ने मुझे पहले ही बताया था कि वह आपका जन्मदिन आपका मृत्युदिन बनाने वाला है, इसीलिए जरा सोच समझकर उसके पास जाना। रागिनी की और दुष्यंत की बातें इतनी देर से सुन रही रागिनी की माँ अचानक बोली, रागिनी तुम भूल रही हो कि इस सारी परेशान की जड़ तुम खुद हो। तुमने उसे त्यागने का निर्णय लिया था, इस बात पर मेरे परिवार ने तुम्हारा साथ दिया था और आज तुम उसी लड़के की साइड लेकर अपने परिवार को गुनाहगार बता रही हो। ये बात ठीक नहीं है रागिनी, तुम पहले ऐसी कभी नहीं थी। रागिनी अपनी माँ को देखकर बोली, मैं मानती हूँ कि वह मेरी गलती थी, पर आप मेरे परिवार वाले तो जानते थे ना कि मैं जो भी कर रही थी वह गलत था, लेकिन अपने फिर भी मेरा साथ दिया। इसका मतलब आप भी नहीं चाहते थे कि मुझे अपने बेटे का प्यार मिले। आज मुझे इस बात का एहसास हो चुका है, मगर अब मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए किसी से भी लड़ जाऊंगी, पर इस बार उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। तभी वीरेंद्र तालियां बजाते हुए बोला, वाह क्या प्यार है इस अनोखी माँ का, जो पहले बेटे को दूर करती है और जब बेटा बड़ा हो जाता है तो उसे पास बुलाने जाती है। अब मैं समझा तुम्हारी औलाद में वे संस्कार क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पास कभी माँ थी ही नहीं जो उसे अच्छे संस्कार दे सके। ऐसी औरत की औलाद तो ऐसी ही होगी। वीरेंद्र की ये बात कांटे की तरह दुष्यंत और रागिनी को चुभ रही थी, मगर इस बार वह कुछ नहीं बोल पाए। तभी वीरेंद्र ने अपना फोन निकाला और किसी को फोन करके बोला, मुझे अगले आधे घंटे में शौर्य अग्निहोत्री यहाँ मेट्रो हॉस्पिटल में चाहिए। अपनी बात कहकर वीरेंद्र ने फोन काट दिया और कुटिलता से मुस्कुराते हुए दुष्यंत को देखने लगा। इस वक्त दुष्यंत भी मुस्कुराया और बोला, अपने आदमियों से कह देना कि उसे पकड़ने जाने से पहले अपना लाइफ इंश्योरेंस बना ले, क्योंकि उनका जिंदा रहना मुश्किल है। इधर अस्पताल में दो परिवार एक तरफ थे और रागिनी दुष्यंत एक तरफ थे। दूसरी ओर जिसने ये सब किया था वह अपने घर पर आराम फरमा रहा था। आज की शॉपिंग बहुत थका देने वाली थी, साथ ही साथ थोड़ा सुकून देने वाली भी थी।
शौर्य ने कुछ देर बैठकर कशिश को फोन करके बिजनेस से रिलेटेड अपडेट्स ली तो उसे पता चला कि आज रात एक बिजनेस पार्टी का इनविटेशन उसके लिए आया था। ये इनविटेशन राठौड़ फैमिली की तरफ से आया था। राठौड़ फैमिली द्वारिका जिले में स्थायिक हुई एक राजपूत फैमिली थी। उन्होंने शुरुआती दिनों में तलवार के दम पर यहाँ पर अपना राजपाट निर्माण किया। उसके बाद अंग्रेजों के शासनकाल में खुद के बिजनेस को शुरू करके एक आर्थिक पावर बन गई। ये फैमिली ज्यादातर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के व्यापार में हमेशा जुड़ी रहती थी। कुछ साल पहले इस फैमिली के नए हेड ने अपनी नई पीढ़ी में से 2 बच्चों को सरकारी डिपार्टमेंट्स में भी भेजा था और अपना फार्मास्यूटिकल बिजनेस भी शुरू किया था। आज राठौड़ फैमिली दूसरे बिजनेसेस में नए मौके ढूंढ रही थी ताकि वह उसमें भी सीधे घुस सके। शौर्य ने फिर आर्या को फोन लगाया और उससे इधर उधर की बातें की और फिर फोन रख दिया। शौर्य अब अकेला ही घर पर बैठकर बोर हो रहा था तो वह घर से बाहर निकल गया तो उसे बाहर निकलते ही कुछ काले कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड्स ने घेर लिया। उन सभी के हाथ में रॉड्स, पाइप्स, हॉकी स्टिक थे। शौर्य ने इन्हें देखकर अपना माथा पीट लिया और बोला, साला गांव बस नहीं कि ये लोग यहां मरने आ गए। ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। इतना सोचकर शौर्य उन्हें बोला, भाई अब तुम लोग कौन हो जो इतनी जल्दबाजी में मुझे लेने आए हो? उनमें से एक आदमी ने अकड़कर कहा, हमें वीरेंद्र चौहान ने भेजा है तुम्हें लेने के लिए। उनका बेटा अस्पताल में एडमिट है तो उन्होंने तुम्हें भी उसके बगल में उनके बेटे की तरह लिटाने कहा है। शौर्य मुस्कुराया और अपना एक कदम आगे बढ़ाया। वह एक कदम में उस आदमी के सामने था। शौर्य अपना हाथ उठाया और एक खानपद खींचकर उस आदमी को मार दिया। वह आदमी हवा में उड़ते हुए लगभग 5 मीटर जाकर पीछे गिर गया। इस आदमी को शौर्य का हाथ किसी हथौड़े की तरह लग गया था। उस आदमी के बाईं बगल के सारे दांत टूट गए थे और उसके कान से खून निकल रहा था। उसके पूरे सिर में झंझनाहट महसूस हो रही थी। उस आदमी ने जब उठने की कोशिश की तो वह अपनी जगह से उठ नहीं पाया। शौर्य फिर दूसरे लोगों को देखकर बोला, वो चौहान कौन से अस्पताल में है? एक आदमी जो पहले तनकर खड़ा था सहमते हुए बोला, सर वो मेट्रो हॉस्पिटल में है। ओह ठीक है, तुम लोग इस गधे को भी वहीं लेकर जाओ और रही बात चौहान की तो मैं खुद उसे मिलने वहां पर जा रहा हूं। मुझे कुछ पंगे अधूरे रखने की आदत नहीं है।